Cancer stem cells. Cancer stem cells represent small subpopulation of cells within a tumor that express cell surface marker including CD44, CD24 and CD133. ये जो कैंसर स्टेम सेल्स हैं ये इनके पास कैपेबिलिटी है ऑफ सेल रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नॉन ट्यूमरोजेनिक सेल प्रोजेनी. तो कैंसर स्टेम cells are tumorigenic and capable of regenerating a tumor when transplanted anywhere else. तो mRNA बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ अरे यार जा क्यों नहीं रहा ये. दिख रहा है? हेलो, दिख तो रहा है. ठीक है. तो कैंसर स्टेम सेल्स जो रहते हैं mRNA बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ कैंसर स्टेम सेल्स. कैंसर सेल्स आर रेसिस्टेंट टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में इसका रोल है. कैंसर सेल स्टेम सेल्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन कैंसर रिलैप्स एंड मेटास्टेसिस. तो एक वो पॉपुलेशन है जिसमें CD44, CD24, CD133 एक्सप्रेस होगा. सेल्फ रिन्यूअल की अपनी कैपेसिटी है, डिफ्रेंसिएशन भी कर सकता है इनटू नॉन ट्यूमरोजेनिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स में भी. इसके बाद ट्यूमरोजेनिक हो सकता है, रिजनरेटिंग कैपेसिटी है व्हेन ट्रांसप्लांटेड समवेयर एल्स. mRNA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके रेगुलेशन में और ये रेसिस्टेंस डेवलप करवाता है टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर रिलैप्स एंड मेटास्टेसिस में. ठीक है. तो दो थ्योरीज हैं, एक क्लोनल इवोल्यूशन थ्योरी मॉडल और एक कैंसर सेल स्टेम सेल मॉडल. तो क्लोनल इवोल्यूशन मॉडल जो है ये नॉन हायरार्किकल मॉडल है, मतलब ऊपर से नीचे तक हो रहा है म्यूटेशन, पर ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. एक पर्टिकुलर लेवल पे, किसी भी लेवल पे इसमें म्यूटेशन होगा और वो ही ग्रो कर पाएगा. तो सिलेक्टिव ग्रोथ एडवांटेज है जिससे हेट्रोजेनिटी आएगी कैंसर में. और जो ये कैंसर स्टेम सेल मॉडल है ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऊपर में एक म्यूटेशन हुआ वो नीचे तक जाएगा. ठीक है. इसमें ऊपर में म्यूटेशन हुआ पर वो ज़रूरी नहीं है ऊपर वाला ही नीचे तक जाए, इसको जिस लेवल पे म्यूटेशन होगा वही ग्रो कर देगा. तो ये क्लोनल इवोल्यूशन मॉडल है, नॉन हायरार्किकल मॉडल, और कैंसर स्टेम सेल मॉडल है हायरार्किकल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ये ऐसे ग्रो करता है. इसमें इतना बस हायरार्किकल नॉन हायरार्किकल लिख देना और थोड़ा डायग्राम बना देना. इस पे हर लेवल पे अलग अलग म्यूटेशन होगा तब वो एक्सप्रेस होगा. इसमें ऊपर वाले लेवल पे म्यूटेशन हो गया वो नीचे तक एक्सप्रेस होगा. ये डिफरेंस है. ठीक है. लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल. स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर सेल. इसमें इवेजन ऑफ सेनेसेंस हेफ्लिक लिमिट होती है. अपन को पता है कि 60 to 70 सेल डिविजन्स नॉर्मली करते हैं. अगर वो ये स्टेम सेल होता है ये इससे ज़्यादा भी वो कर सकता है डिवीजन. क्यों करेगा? क्योंकि रिस्पॉन्स टू द एक्यूमुलेटेड डीएनए डैमेज लाइक P53 और Inc4P16 इसको ये इवेट कर चुका है. तो लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, एक तो इवेजन ऑफ सेनेसेंस है, दूसरा है इवेजन ऑफ माइटोटिक क्राइसिस बाय टेलोमरेज एक्टिवेशन जो 85 to 95% ट्यूमर्स में होता है. और सेल्फ रिन्यूअल की इसकी प्रॉपर्टी है तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सेल डिवीजन्स होते हैं. तो पर्टिकुलर में किस किस चीज़ में हो रहा है? इवेजन ऑफ सेनेसेंस P53 और Inc4 के प्रॉब्लम से हो रहा है. और टेलोमरेज अपन को पता ही है कि टेलोमरेज एंजाइम होता है उसके कारण होता है. और सेल्फ रिन्यूअल इसमें सीमिक, MDR एंड लो रेप्लिकेशन वाले जीन्स होते हैं जो इसको लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल कराते हैं. तो ये डायग्राम अपना चंद्रा का है जिसमें एपिथेलियल ट्यूमर सेल्स में इंटरल्यूकिन 1, CCL5, इंटरल्यूकिन 6 ये सब स्ट्रोमल सेल्स में कन्वर्ट करते हैं. इंटरल्यूकिन 4 और EGF उसको मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करता है और कभी कभी मीसेनकाइमल सेल्स में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो स्टेम सेल्स किसी में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है. अब ये बने कहाँ से? तो कैंसर स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएटेड नॉर्मल सेल्स में भी होते हैं, कैंसर सेल्स में भी होते हैं और स्टेम एंड प्रोजेनिटर सेल्स में होते हैं.
और ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ करके एक नया मतलब दो नॉर्मल सेल कैंसर सेल जो सेल टू सेल फ्यूजन से ही बन जाते हैं और डिफ्रेंशिएटेड होकर दूसरा कैंसर सेल भी बन सकते हैं, नॉर्मल सेल भी बन सकते हैं। इन सब में माइक्रो एनवायरनमेंट जो कल डॉक्टर राकेश ने पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स और ये MDCS क्या था, ये फाइब्रोब्लास्ट है F वाला, और ये मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स है, और ये वाला मेरे को टैम्स याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेज मॉडल डिफरेंशिएटिंग स्टेम सेल्स ऐसा कुछ है। ठीक है, ट्यूमर हाँ, ट्यूमर असिस्टेड मैक्रोफेजेस है ये। तो ये बहुत सारे साइटोकाइन सिक्रीट करता है जो मैंने ऊपर बता दिया, इंटरल्यूकिन 1, इंटर CCL5, 6, 8, ये सब साइटोकाइंस और कीमोकाइन सिक्रीट करता है। इनसे ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज स्टेम सेल में इंड्यूस कर देता है। और दूसरा फैक्टर है हाइपोक्सिया एंड नाइट्रियो ऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ये भी सपोर्ट करता है स्टेम सेल्स को कैंसर स्टेम सेल्स बनने में। ठीक है, तो अब ओरिजिन ऑफ द सेल्स विद सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी, तो इनकी सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी होती है। ये एक इसने हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल का एग्जाम्पल दिया है। जो रेड वाला है ना, रेड वाला म्यूटेटेड है, जो ग्रीन वाला है वो नॉर्मल है। तो कभी कभी ये प्रोजेनेटर जो है वो नॉर्मल सेल में भी कन्वर्ट हो जाता है और आगे जाके फिर से वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इनकी, इसको बोलते हैं ये स्टेमनेस। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल में इंट्रिंसिक स्टेमनेस होती है। तो ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स एंड AML, ये मेरे को लगता है, मेरे को तो याद नहीं रहेगा, फिर भी मोस्ट ऑफ द सेल्स बोथ इन ट्यूमर लैक सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी जो स्टेम सेल्स में होती है। इसको रेसिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये रेसिस्टेंट करवाता है कीमोथेरेपी में। तो मेंटेन ए क्विसेंट स्टेट एंड रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, capable of metabolic reprogramming and activation of DNA repair pathways, balance between radioactive oxygen and anti-apoptotic versus pro-apoptotic signals। ये इनका नॉर्मल काम है। ठीक है, क्विसेंट स्टेट में रखना। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन अगर मान लो किसी ने हिट किया एक सेल को, तो वो सेल में एपोप्टोटिक चीज़ें आ जाएंगी और वो सेल मर जाएगा अगर उसका DNA डैमेज हो गया। पर ये कैंसर स्टेम सेल क्या करेगा, इस बैलेंस को गड़बड़ा देगा। जो एपोप्टोटिक चेंजेस आने चाहिए थे DNA डैमेज के बाद वो नहीं आ पाएंगे, जो बैलेंस है वो लॉस हो जाएगा और सेल एपोप्टोटिक नहीं होगा और DNA डैमेज वाला सेल ही रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रेसिस्टेंस भी लाता है और प्रोग्रामिंग पाथवे को वो चेंज भी करता है। एंड द माइक्रो एनवायरमेंटल प्ले क्रूशियल रोल इन कैंसर स्टेम सेल्स। तो रेडियो रेसिस्टेंस, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि ये जो A वाला फिगर है, इसमें क्या हुआ कि एक रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आया, उससे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ, उससे साइटोक्रोम C एक्टिवेट हुआ और एपोप्टोसिस हुआ, ये नॉर्मल सेल में हुआ। पर ये जो B वाला फिगर है, वहाँ पे ROS आया और उसने साइटोक्रोम C को नहीं, ये DNA डैमेज करके बहुत सारे साइटोकाइंस कीमोकाइंस को स्टिमुलेट कर दिया और एपोप्टोसिस नहीं होने दिया। तो ये कैंसर स्टेम सेल का काम है। तो कैंसर स्टेम सेल्स कैन बी रेडियो रेसिस्टेंट, हाई एक्सप्रेशन ऑफ DNA डैमेज रिपेयर एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, एंड ये रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम हो जाएगा और ये सेल जो मरना चाहिए था मरेगा नहीं, वो प्रोलिफरेट कर जाएगा। तो ये रेडियो रेसिस्टेंट डेवलप करवाता है कौन, कैंसर स्टेम सेल। और कैंसर स्टेम सेल एंजियोजेनेसिस को भी प्रमोट करता है। तो जितने भी हमने वो पढ़े थे ना, VEGF और CXR4, इंटरल्यूकिन 5/1, ये सब चीज़ें लिख देना कि कैंसर सेल्स स्टेम सेल्स एंजियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। तो ये अपना चंद्रा वाला है कि ये सेम लाइन लिखिए, कैंसर स्टेम सेल्स स्मॉल सब पॉपुलेशन है जिसमें सेल्फ रिन्यूअल, डिफरेंशिएशन एंड ट्यूमरोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी होती है और इसमें CD44, 34 एंड CD133 होता है। फिर AML वाला जो एग्जाम्पल है वो इसने भी बताया है, वो एक्चुअली डेविडा का है, पर इसके साथ साथ ये लंग, प्रोस्टेट, मेलेनोमा, ये सब कैंसर्स में भी हेल्प करता है। इम्यूनोडेफिशिएंट पीपल में स्टेम सेल्स हम करते हैं तो उनकी सेल्फ रिन्यू की प्रॉपर्टी होती है एंड प्रोड्यूस सेल्फ डिफरेंशिएशन। 25% ऑफ ट्यूमर पॉपुलेशन में कैंसर स्टेम सेल्स होते हैं। तो नॉर्मल स्टेम सेल्स क्या होते हैं,
arise from due to malignant transformation of normal stem cells. और एक EMT pathway होता है जो पीछे explain किया था, epithelium to mesenchymal transition lead to cell lose their epithelial character and invasive aggressive mesenchymal tissue बन जाता है. इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6 और EMT ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म सेल से. इसमें mRNA बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके साथ साथ हेजहॉग, नॉच पाथवे, WNT पाथवे, ये सब भी स्टेम सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो मेटास्टेसिस, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? मेटास्टेसिस इज रेसिस्टेंट टू थेरेपीज. और तीसरा लिख सकते हो एंजियोजेनेसिस. तो मेटास्टेसिस क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग पावर टू रीजनरेट एंड रिन्यू डिफ्रेंशिएशन एज पर टू द एनवायरनमेंट. और कीमो रेसिस्टेंट भी है और रेडियो रेसिस्टेंट भी है. तो रेडियो रेसिस्टेंट वाला जो ROS वाला था, साइटोक्रोम C प्रोड्यूस करके जो एपोप्टोसिस हो रही थी, वो उसको वो रोक रहा था. तो यही हो गया खत्म. इसी पे क्वेश्चन आएगा अपने P53 के बारे में और इससे क्या क्या कैंसर होते हैं वो. सो TP53 इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये पता ही है अपने को. रेगुलेट क्या क्या करता है? सेल साइकिल प्रोग्रेशन, ठीक है, DNA रिपेयर, सेलुलर सेनेसेंस और एपोप्टोसिस. कैसे करता है वो आगे देखेंगे, ठीक है. ओके. T53 इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम 17p, ठीक है. इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड जीन इन द ह्यूमन कैंसर्स, ठीक है ना. मोस्ट फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड जीन है, पर मोस्ट ऑफ सोमेटिक म्यूटेशन ही मिलते हैं इसमें, ठीक है ना. इसलिए जेनेटिक या हेरिडिटरी में ज्यादा नहीं मिलेगा, रेयर रहेगा, बट इट इज मोस्ट कॉमनली म्यूटेटेड. Loss of function mutation in TP53 is more than 50% of cancers, but somatic, most of them are somatic. Both TP53 alleles are acquired in somatic cells, तो वो sporadic हो जाएगा, ठीक है. Less commonly individuals inherit one mutated TP53 allele, वो germline हो जाएगा अपना, एक mutated रहेगा, एक बाद में seconded से हो जाएगा. तो इससे जो सिंड्रोम होगा उसको बोलते हैं ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम, जो अपन लास्ट में वापस डिटेल में बढ़ेंगे. इसमें क्या होता है? 25-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर्स देन द नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है. और कौन से कैंसर ज्यादा कॉमन रहते हैं? सार्कोमा, ब्रेस्ट, ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, एड्रिनल ट्यूमर. ल्यूकीमिया अपन ज्यादा गौर नहीं करते हैं, तो अपने काम के 4 हैं, ठीक है. सार्कोमा, ब्रेस्ट, ब्रेन एंड एड्रिनल. इसका निमोनिक था, कोर कैंसर्स ऑफ, इसका निमोनिक था सबला. सबला. सार्कोमा, एड्रिनल, ब्रेस्ट, 2 A होने चाहिए, L एक है, एक B कम पड़ रहा है, एक A कम पड़ रहा है. Okay. P53 might be altered in individual by other than, मतलब एक तो खुद का इसका म्यूटेशन हो गया, उसके अलावा भी कोई प्रोटीन होते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं. तो उसमें है MDM2 हो गया एक तो, ठीक है. और दूसरा है वायरल ऑन्कोप्रोटीन E6 का रोल कौन से कैंसर में रहता है अपने? सर्वाइकल कैंसर में HPV associated. Yes. High risk HPV. In head and neck also, no? HPV. Yeah. Vulval, head and neck, oropharynx and anal canal. तो हाई रिस्क कौन है? हाई रिस्क HPV कौन कौन से हैं? हाई रिस्क 16, 18. 16, 18, 31, 33, 31, 33, 45, 52, 45, 50. 52, 58. 51, 58. 52. या 51 भी है, ठीक है. 58 भी है. हाँ, और भी आगे बहुत सारे हैं, तो ये अपन ने याद रख लिए, वो घुसा देंगे नोनावेलेंट में. इतने तो नहीं होते उसमें, बट ठीक है. नोनावेलेंट में 9 होंगे ना. नोनावेलेंट में 9 होंगे. हाँ 9 होंगे, पर वो 6, 11 वो भी होते हैं. ये भी पता नहीं कहाँ तक है. 58 ही लास्ट है आई थिंक. अच्छा, किसमें? HPV में.
नहीं नहीं और बहुत है। नहीं, E6, जो हमको E7, पढ़ने हैं। ओके। सो E6 एंड E7, तो E6 से एसोसिएटेड कौन रहता है? P53, E7 से RBG। आरबीजी, ठीक है। ये दो चीज अपन ने रिवाइज कर ली। तो P53 का रोल E6 के साथ आ रहा है। दो उनको प्रोटीन हो गए MDM2 एंड E6। क्या करेंगे? डिग्रेडेशन बढ़ाते हैं P53 का, ठीक है। डिग्रेडेशन बढ़ाते हैं मतलब P53 का लेवल ही कम कर देंगे। तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए या लेवल कम हो जाए, बात तो एक ही है ना, रिजल्ट तो वही आने। सो म्यूटेशन से हो जाता है लॉस ऑफ फंक्शन, और ये ऑन्कोप्रोटीन बढ़ गए तो लेवल ही कम हो जाएगा। लेवल कम हो गया तो वो भी एक तरह से मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट कर देगा। सो मैट्रिक्स, ये मेटलो प्रोटीनेजेस जो होते हैं, MDM2 एम्प्लीफिकेशन क्या करेगा? ओवर एक्सप्रेशन इन मैलिग्नेंसीज मोस्ट ऑफ सार्कोमाज में, ठीक है ना। तो P53 कराने में इसका रोल भी है MDM2 का, और E6 का अपन ने पढ़ ही लिया। ये दो चीज नहीं हो गई। नाउ P53 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। कैसे करता है देखते हैं। कैंसर जब भी सेलुलर स्ट्रेस होगा, सेलुलर स्ट्रेस मतलब सेल पे स्ट्रेस, सेल पे स्ट्रेस होगा तो डीएनए डैमेज होगा। तो सेलुलर स्ट्रेस और डीएनए डैमेज के तीन तरीके हो सकते हैं, शॉर्टन्ड टेलोमेरेज, हाइपोक्सिया, या फिर एक्सेसिव प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग हो जाए, है ना, जैसे कि रास पाथवे या रास मिक एक्टिवेट हो जाए। तीन तरीके हैं, या तो टेलोमेर शॉर्ट हो गए, या हाइपोक्सिया हो गया, या फिर एक्सेसिव प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग। रास मिक पाथवे की प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग ज्यादा है, जितना हैंडल नहीं कर पा रहा सेल, तो उसमें स्ट्रेस हो जाएगा, तो उसमें फिर P53 का लेवल बढ़ता है। ओके। अब हेल्दी और नॉन स्ट्रेस्ड सेल जो है उसमें P53, ये एक मतलब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हेल्दी सेल जो रहती है उसमें P53 नॉर्मल रहता है, अनडिटेक्टेबल रहता है। मतलब नॉर्मली इट इज डिग्रेडेड बाय विच प्रोटीन? एंजाइम MDM2। MDM2 इसको डिग्रेड करता है, अपन ने पहले पढ़ ही लिया। नाउ अगर अब सेलुलर स्ट्रेस हो गया तो P53 कैसे बढ़ेगा वो देख लेते हैं। तो दो में डिवाइड कर देते हैं, डीएनए डैमेज एंड हाइपोक्सिया, और दूसरा है ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस, ठीक है। सो डीएनए डैमेज होगा तो क्या होगा? अपन ने कल भी पढ़ा था, ATM ATR सिग्नल भेजेंगे कि डीएनए डैमेज हो गया है। एक सेकेंड, हेलो, में होते हैं ATM और ATR, ये दोनों सेंस करेंगे कि डीएनए डैमेज हो गया। डीएनए डैमेज सेंस होते ही फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा किसका? P53 एंड MDM2 का, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा है कि एक तो होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्को, एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। दोनों में फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट अलग अलग है। प्रोटोऑन्कोजीन का अगर होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फॉस्फोरस आके अगर लगा तो प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएंगे, जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव, ठीक है। बेसिकली दोनों से कैंसर करवाना है अपने को, और फॉस्फोराइलेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कैंसर कैसे होगा? प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट होने से कैंसर होगा, या ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन जाने से कैंसर होगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस लगने से प्रोटोऑन्कोजीन तो एक्टिवेट हो जाएंगे और ट्यूमर सप्रेसर जीन हो जाएंगे इनएक्टिवेट, ठीक। ये अपन ने इसलिए पढ़ा कि इससे फॉस्फोराइलेशन बढ़ गया P53 का भी और MDM2 का भी, तो MDM2 अब डिग्रेड नहीं करेगा P53 को, बढ़ जाएगा, P53 का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, डैमेज से। दूसरा तरीका है कि सिग्नल ज्यादा आ रहे हैं, जो अपन ने पूरा पाथवे पढ़ा था, EGFR, RAS वाला, MAPK और PI3K वाला, है ना। उस पाथवे से जब अनकंट्रोल्ड सिग्नलिंग आएगी तो सेलुलर स्ट्रेस होगा, इट विल लीड टू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ P14, और ये P14 क्या होता है? इनिबिटर होता है सेल साइकिल का, ठीक। सो P14 बाइंड्स टू MDM2 और डिस्प्लेस कर देगा P53 को। बेसिकली MDM2 को डैमेज नहीं करने देंगे P53 को, दोनों ही मैकेनिज्म में, तो अगेन P53 बढ़ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ आ गई अपने को कि जब स्ट्रेस में सेल है, डीएनए डैमेज हुआ, हाइपोक्सिया,
या फिर सिग्नल ज्यादा मिल रहे हैं, उनमें दोनों तरीके से, एक में तो सेंस, जैसे डैमेज वाले हाइपोक्सिया वाले में सेंस करेंगे, ये सेंस करने के बाद फॉस्फोराइलेशन बढ़ाएंगे जिससे P53 का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि MDM2 उसको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। दूसरे में सिग्नलिंग बढ़ी तो P14 का लेवल बढ़ जाएगा। P14 इज इनहिबिटर ऑफ सेल साइकिल, तो वो भी इनको डिस्प्लेस कर देता है, P53 का लेवल बढ़ा देगा। नाउ TP53 जीन एनकोड्स फॉर P53 प्रोटीन, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। नाउ ये करता क्या है, सेल साइकिल अरेस्ट परमानेंट भी कर सकता है, ट्रांजिएंट भी करता है। क्या इंपॉर्टेंस है आगे देखेंगे। एपोप्टोसिस करा सकता है, सेनेसेंस भी करा सकता है, और कैटाबोलिज्म बढ़ा देगा, एनाबोलिज्म कम करा देगा। कौन? P53, ठीक है। तो सेल डैमेज हुआ, सेल स्ट्रेस में है, दो पाथवे अपन ने पढ़े, दोनों से P53 का लेवल बढ़ा, P53 से प्रोटीन बढ़ गया। अब वो इनमें से एक काम कराएंगे, कैसे कराएंगे देख लेते हैं। सबसे पहला सेल साइकिल को अरेस्ट, तो जैसे ये सब बहुत रैपिड ऑनसेट होता है। प्राइमोर्डियल रेस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज कब होता है, अपन ने पढ़ा था G1S फेज में होते हैं दोनों, G1S। पर मैंने G1S तो ऐसे पढ़ा था कि ऐसे काम करता है, पहले वो डीएनए को रिपेयर करने की कोशिश करता है और नॉर्मल करने की कोशिश करता है। इफ डीएनए रिपेयर नहीं कर पाता है तब सेल साइकिल अरेस्ट होता है। हाँ, तो मैं भी यही पढ़ाऊंगा, बस आने वाला है, ठीक है। P53 causes transcription of CDKN1A जीन, CDKN1 जीन। ये एनकोड करता है CDK1, एक CDK इनहिबिटर होता है, कौन सा? P21। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था जब शुरू में पढ़ रहे थे कि P53 के साथ कौन सा इनहिबिटर होता है? P21। 27 भी होता है क्या? है 21 और 27। हाँ, मैन पर अपने को यही याद रखने, P53 के साथ P21 और RB के साथ 16, ठीक है। तो आ गया P21। जैसे P53 लेवल बढ़ा, उसने बढ़ा दिया P21 को। बढ़े हुए P21 ने क्या किया? इनहिबिट कर दिया। किसको इनहिबिट कर दिया? कौन सा होता है G1S चेक पॉइंट पे, साइक्लिन और CDK? G1S CDK4 and 6 एंड साइक्लिन DEAB ना, या DEAB। तो आ गया, ठीक है। साइक्लिन D कॉम्प्लेक्स CDK4 इसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। ये इनहिबिट कर दिया तो फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या नहीं देगा? फॉस्फेट नहीं देगा। किसको? RB को। RB को फॉस्फेट नहीं देगा तो RB हाइपोफॉस्फोराइज हो जाएगा। और RB है क्या? ट्यूमर सप्रेसर जीन। RB हाइपोफॉस्फोराइलेट हो जाएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को छोड़ देगा, नहीं पकड़ लेगा, नहीं छोड़। ओके, सो ट्यूमर सप्रेसर जीन, जब फॉस्फोराइलेशन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, तो अपन ने पढ़ा था वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो जाएगा। देखो वापस सही है ना, ये सही है ना। CDK इनहिबिटर होता है E2F9 निकलेगा। हाँ, आरबी बना रहा था ना, आरबी को एक पार्टनर का जरूरत है। वो नॉर्मल स्टेट में E2F को बाइंड करता है, तो E2F काम नहीं कर पाता, तो साइकिल आगे नहीं बढ़ता, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। दैट इज एक्टिव फेज। हाँ, तो आरबी अगर जब फॉस्फोराइलेट होता है तो आरबी E2F को छोड़ देता है, क्योंकि फॉस्फोरस को पकड़ लेता है। तो E2F अभी तो ये नॉर्मल बता रहा है ना, अभी इनएक्टिव नहीं हुआ है ना वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरबी एक्टिव रह जाएगा, ठीक है। अगर आरबी एक्टिव रहेगा तो सेल तो साइकिल E2F को पकड़ के रखेगा वो। E2F को और ये पकड़ के रखेगा, तो E2F काम करने देगा नहीं G1-2S को, तो ये ब्लॉक हो जाएगा प्रोग्रेस, G1S ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल मतलब ब्रेक लग गया सेल साइकिल पे। किसने लगाया? P53 ने। किसके थ्रू लगाया? P21 के साथ में रेटाइनोब्लास्टोमा जीन, ठीक है। पहला फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल अरेस्ट करवा दिया। क्यों कराया? ताकि सेल को टाइम मिले रिपेयर के लिए, ठीक है। दिस ब्लॉक इन G1S चेक पॉइंट इज नोन एज ब्रीदिंग टाइम, ठीक है। ये ब्रीदिंग टाइम है। सेल को चांस दिया P53 ने कि भाई रिपेयर हो जा, उसमें भी हेल्प करेगा ये, ठीक है। कैसे करेगा? P53 ये तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये GAD45 ग्रोथ अरेस्ट एंड डीएनए डैमेज रिपेयर के लिए एक प्रोटीन देगा साथ में, जो डीएनए रिपेयर की ट्राई करेगा। अरेस्ट कराएगा पहले, फिर ये भी देगा, ठीक है ना। तो उससे ट्राई होगी, सेल ट्राई करेगा डीएनए रिपेयर का। अगर रिपेयर हो गया
तो वापस T53 कम हो जाएगा, P53 सॉरी, और वैसे ही सेल साइकिल आगे प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी था कि GAD45 ने रिपेयर कर दिया, सेल साइकिल कंटिन्यू हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो क्या होगा फिर? नहीं कर पाया तो जब P53 लेवल का लेवल बढ़ जाता है ना, तो सेल सेनेसेंस में चला जाता है। सेनेसेंस क्या मैकेनिज्म है अभी तक एग्जैक्ट क्लियर नहीं है ना। मे बी देयर इज सम रोल ऑफ एपिजेनेटिक्स, बट P53 का लेवल जब बढ़ता ही रहता है परसिस्टेंटली, मतलब डीएनए रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो सेल को सेनेसेंस में भेज देता है P53 कि अभी सही नहीं हो रहा तो खत्म हो जा, ताकि आगे कैंसर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। दो काम पढ़ लिए अपन ने, पहला है सेल साइकिल का अरेस्ट, दूसरा है इंड्यूसेड सेनेसेंस। P53 के दो काम पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, तीसरा भी था, सेल रिपेयर भी तो करवाया था उसने। सेल रिपेयर कराया बीच में, गेट 45 दे गई। ठीक है, तो अब सेनेसेंस के स्टिमुलेटर कौन होंगे? जो P53 के होंगे वही होंगे सारे, ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग, हाइपोक्सिया, शॉर्टन टेलोमेरेज। ठीक, दो काम हो गए। तीसरा काम आया, या वो रिपेयर भी काउंट करना है तो चौथा काम आ गया। ठीक है, P53 इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस। ये कैसे होगा? एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स एंड इरिवर्सिबल डीएनए डैमेज इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक बात है भाई, अगर म्यूटेशन हो गए, अब रिपेयर भी नहीं हो रहा, तो सेल को खत्म करना ही ठीक रहेगा बॉडी के लिए, तो वही वो कराता है। When cell DNA is beyond repair, P53 ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, ये बनाएगा फिर प्रो एपोप्टोटिक जीन्स। कौन से? बैक्स, प्यूमा एटसेट्रा, ये सब। और वो इंट्रिंसिक पाथवे, Baxbim-bad. ओके, सो दे विल एक्टिवेट द इंट्रिंसिक पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये क्या करा देगा? एपोप्टोसिस करा देगा। तो अभी तक सेल को बचाने की ट्राई कर रहा है P53। सबसे पहले इसने अरेस्ट कराया, किससे अरेस्ट कराया? P21 के थ्रू, रेटाइनोब्लास्टोमा जीन की हेल्प लेके सेल साइकिल अरेस्ट कराया, GAD45 दिया, नहीं रिपेयर हुआ तो सेनेसेंस कराया, फिर भी नहीं हुआ, एपोप्टोसिस में डाल दिया। ठीक है, 3 लेवल पे बचा चुका है। नाउ द ड्यूरेशन एज वेल एज द लेवल ऑफ P53 एक्टिविटी डिसाइड्स द फेट ऑफ द सेल। जैसे एक बार शॉर्ट बढ़ा, रिपेयर हो गया, गायब हो गया, तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। बढ़ा और बढ़ के ही रहा, सेनेसेंस हो जाएगा, और परसिस्ट किया तो फिर एपोप्टोसिस हो जाएगा। ये 3 फेट हो सकते हैं सेल के। ठीक है, ये वो फ्लो चार्ट बनाया जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। ठीक है ना। एपोप्टोसिस किससे कराएगा? प्रो एपोप्टोटिक प्रोडक्ट्स बनाएगा। ओके, अगर अब लॉस ऑफ P53 हो गया तो क्या होगा? अनरिपेयर रह जाएगा भाई। लॉस ऑफ P53 है तो वो जीवन ऐसे में इसको रोकेगा ही नहीं, ब्रीदिंग टाइम नहीं मिलेगा सेल को, और रोकेगा नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा तो वही म्यूटेशन आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। जो पहला म्यूटेशन हो रहा है डिसाइडिंग, वही ड्राइवर म्यूटेशन है। ठीक है, एंड मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर। वंस द कैंसर इज एस्टेब्लिश्ड, तो अपने को पता है जिसमें P53 रहेगा वो रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है, more resistant to the therapies. Now, cells with defective P53 may acquire mutator phenotype. मतलब एक बार म्यूटेशन हो गया तो फिर आगे और भी चांस रहेंगे कि और म्यूटेशन की टेंडेंसी भी उसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये तो अपने को जस्ट याद रखना है। बाकी इसकी फैमिली के 2 मेंबर और हैं, P63, P73, ज्यादा काम के नहीं है, छोड़ देते हैं। Now, अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कोई भी कार्सिनोजन है, कोई भी म्यूटाजन है, वो P53 एक तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सेल है जिसके पास P53 नॉर्मल है, उसमें अगर डीएनए डैमेज हुआ तो अपन ने जो पढ़ा वो सब होगा। क्या क्या होगा? P53 बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? 2 पाथवे थे, एक तो हाइपोक्सिया के थ्रू, तो उसमें वो ATM ATR सिग्नल भेजेंगे और फिर वो P53 का लेवल बढ़ा के रखेंगे, MDM2 को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, दूसरा पाथवे की सिग्नल्स ज्यादा आ रहे हैं, रास पाथवे या जिससे भी, वो P14 बना रहा था और उसके थ्रू भी डिसोसिएशन हो रहा था MDM2 से इसका। तो MDM2 का काम होता था इसको खत्म करना, तो वो नहीं कर पा रहा था।
नहीं कर पा रहा तो लेवल बढ़ गया, बढ़ने के बाद या तो वो रिपेयर कराएगा, कैसे कराएगा, गेट 45, रिपेयर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर सेनेसेंस या एपोप्टोसिस। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेल की बात है। अब अगर वो है ही नहीं नॉर्मल, म्यूटेटेड है p53, तो फिर डीएनए डैमेज होगा, कोई सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगा, कोई डीएनए रिपेयर नहीं होगा, कोई सेनेसेंस एपोप्टोसिस नहीं होगा, तो ये म्यूटेटेड सेल आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन था अपना, गार्जियन ऑफ जीनोम p53, और उससे रिलेटेड कार्सिनोजेनेसिस कैसे होती है। तो अभी इसका जेनेटिक सिंड्रोम है, हालांकि सोमेटिक म्यूटेशन तो बहुत कॉमन रहता है, 50% कैंसर में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट जेनेटिक सिंड्रोम बहुत रेयर है, हेरिडिटरी सिंड्रोम बहुत रेयर है। और मोस्ट कॉमन जो अपन जानते हैं कौन सा, ली फ्रोमेनी सिंड्रोम। तो ली फ्रोमेनी सिंड्रोम के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। एक तो है क्लासिक क्राइटेरिया, प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सार्कोमा डायग्नोस्ड एट द एज ऑफ 45, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव लेस देन 45 विद एनी ली फ्रोमेनी सिंड्रोम के जो कैंसर है, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में भी लेस देन 45। नाउ ये जो डिग्री वाला रहता है उसका एक थोड़ा बता देता हूँ, मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ कि जैसे ये पेशेंट है, ठीक है, इसके पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स। ठीक है, अभी ये चिल्ड्रन और सिबलिंग आ गए ना, तो इनके आगे से आगे चिल्ड्रन ही कराने हैं, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स के भी चिल्ड्रन, पेरेंट्स के वापस पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स के सिबलिंग्स तो आ गए ना ऑलरेडी, तो पेरेंट्स के आगे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अभी चिल्ड्रन को वापस चिल्ड्रन, 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 इधर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, ऐसे मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, बाकी तुम लोग को जैसे ठीक लगे। ओके, सो 45 इयर्स में सार्कोमा डायग्नोज हो गया, देन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 45 इयर्स से कम में कोई डायग्नोज हो गया, एक कोई भी, फर्स्ट सेकंड डिग्री रिलेटिव्स विद सार्कोमा एट एनी एज। ठीक है, सार्कोमा किसी भी एज पे आया फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, और एनी कैंसर लेस देन 45 इयर्स, ये क्लासिकल क्राइटेरिया होता था। ठीक है, पर इससे सारे पकड़ में नहीं आते थे, तो एक नया क्राइटेरिया है फिर, इसको ना बोलते हैं चॉम्परेट या कॉम्परेट, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉम्परेट होना चाहिए, कॉम्परेट क्राइटेरिया। ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या, ट्यूमर फ्रॉम द ली फ्रोमेनी स्पेक्ट्रम, सार्कोमा, ब्रेस्ट कैंसर, सीएनएस ट्यूमर, या फिर एड्रिनल का ट्यूमर, ल्यूकीमिया, लंग कैंसर। ठीक है ना, तो चार तो कोर हैं, सार्कोमा, ब्रेस्ट, ब्रेन ट्यूमर, एड्रिनल, तो कोर ट्यूमर है, तो होना चाहिए। ल्यूकीमिया भी रहता ही है। इसके अलावा लंग दिया इसने कि लंग अगर 46 ईयर से कम हो जाए, 45 एक ईयर बढ़ा दिया, 46, एंड एटलीस्ट वन फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव विद लीफ्रोमेनी ट्यूमर, एक्सेप्ट ब्रेस्ट कैंसर इफ द प्रोबेंड हैज ब्रेस्ट कैंसर। मतलब ब्रेस्ट कैंसर में तो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर वाला फंडा लग जाएगा बीच में, है ना, ब्रेस्ट कैंसर में छूट दे दी इन्होंने। एज लेस देन 56 और विद मल्टीपल ट्यूमर्स। ठीक है, सिंड्रोम के मल्टीपल ट्यूमर्स हो जाए, या दूसरा इसने बोला कि मल्टीपल ट्यूमर्स हो जाए एक्सेप्ट ब्रेस्ट, टू ऑफ विच बिलोंग टू द लीफ्रोमेनी स्पेक्ट्रम विद फर्स्ट अकरिंग एट लेस देन 46 इयर्स। ठीक है, ये भी इसका एक क्राइटेरिया था। फिर तीसरा क्राइटेरिया इसने दिया कि एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, कोरोइड प्लेक्सस ट्यूमर, ये भी होता है, इसमें कम होता है हालांकि, rhabdomyosarcoma of embryonal anaplastic subtype irrespective of age and family history। कोई भी हिस्ट्री, कोई भी एज हो, ये अगर कॉम्बिनेशन मिल गया तो फिर वो लीफ्रोमेनी है। ठीक है, और चौथा इसने दिया कि ब्रेस्ट कैंसर लेस देन 31 इयर्स, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लीफ्रोमेनी होगा। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा क्राइटेरिया। अभी लीफ्रोमेनी लाइक सिंड्रोम के भी दो क्राइटेरिया है, ये ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे, ये पढ़ लेते हैं। यील्ड्स टू फर्स्ट सेकंड डिग्री रिलेटिव्स विद लीफ्रोमेनी स्पेक्ट्रम एट एनी एज। ठीक है ना,
टू फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव, 2 होंगे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, विद एनी एज, एट एनी एज, तो याद रखने में जी यील्ड्स, ठीक है। तो इसका अपन ने पढ़ लिया कोर कौन कौन से हैं, ब्रेन, ब्रेस्ट, ल्यूकीमिया, सार्कोमा, एड्रिनल एंड ल्यूकीमिया। सिम्टम क्या रहते हैं अपने को पता ही है, लिखने के लिए एक एक करके लिखेंगे तो सारा लिख सकते हैं, हेडेक, सीजर, ये सब जो भी सिम्टम अपने को पता है ना, सारा लिख देंगे। उसके अलावा कोलन कैंसर हो सकता है, किडनी, लिम्फोमा, लंग, ओवेरियन, पैंक्रियाटिक, प्रोस्टेट, स्किन, स्टमक, टेस्टिकुलर, थायराइड एंड कोरोइड प्लेक्सस, एक रह गया कोरोइड प्लेक्सस, वो भी हो सकता है, ठीक। मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस कैसे करेंगे, कंसीडरिंग द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर एट यंग एज, इंडिविजुअल्स विल लीव फ्रॉम एनी रिक्वायर लाइफ लॉन्ग सर्विलेंस एंड स्क्रीनिंग टू डिटेक्ट ट्यूमर्स एट एन अर्ली पोटेंशियली क्यूरेबल स्टेज। क्या क्या स्क्रीनिंग है इनका, ट्राई एनुअल, दिन साल में 3 बार, अंटिल 18, और बाई एनुअल और एनुअल आफ्टर 18 क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर 18 से छोटा है तो साल में 3 बार, 18 से बड़ा हो गया तो 2 या 1 बार। Then annual whole body MRI, bi or triannual abdominopelvic ultrasound, annual breast MRI, mammography for women starting at age 20, routine blood and urine workup including CBC with differentials, along with differential क्यों चाहिए अपने को, ल्यूकीमिया का रिस्क, along with blood inflammatory markers, ठीक है। annual brain MRI, colonoscopy starting at एज 18 to होल बॉडी एमआरआई कर लिया तो एमआरआई सबका हो ही जाएगा ना। हाँ, मतलब सबको एक साथ नहीं करना, जो भी आपके सेंटर पे अवेलेबल है, जो आपको रिस्क लग रहा है उसके बेस पे, मतलब सब नहीं कराने, चूज करके अपने को जो सही लग रहा है। जैसे मान लो मेल ही है तो ये हट जाएगा, ऐसे, ठीक है। और ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो कोई सिंड्रोम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जो कैंसर हो जाए उसका ट्रीटमेंट करना है, जो प्रोटोकॉल है वैसे ही, तो उसमें कितने भी पन्ने भर सकते हो आगे, ठीक है। इतना ही था, बट उसके बाद मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड कैंसर सेंटर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कैंसर सेंटर इज फैसिलिटीज for control of cancer which serve as a guiding institution for all aspects of cancer, ठीक है। cancer control और they are instrumental in operationalizing and achieving goals of the countries की basically सारे aspects of cancer control पे जो है इनका ध्यान रहता है। ये guiding institutions होते हैं cancer control के लिए and they are instrumental in operationalizing and achieving goals of the country as well। इनका एजेंडा क्या होता है कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जिसमें 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो। पहला, ऐसी सारी लेबोरेटरी का सामान हो कि हम लोग कैंसर डायग्नोज कर पाए। दूसरा, प्रॉपर क्लिनिकल केयर दे पाए पेशेंट को। तीसरा, मेजरली कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं उसका पार्ट बन पाए, ठीक है। तो बेसिक लैब में ऐसे सारे डायग्नोस्टिक लैब, मेडिकल इमेजिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन वो सब अवेलेबल हो। क्लिनिकल केयर में ट्रेनिंग एंड स्किल्स प्रोवाइड कर पाए, एमडीटी प्रोवाइड करते हैं, गुड वॉल्यूम ऑफ वर्क हो एंड प्रोविजन ऑफ प्रॉपर कैंसर केयर हो, ठीक है। एंड प्रिवेंशन में क्या है कि ये पॉपुलेशन बेस्ड साइंस रजिस्ट्री और कैंसर रजिस्ट्रीज का पार्ट बन पाए। बेनिफिट क्या है ऐसे सेंटर का कि बेटर क्लिनिकल केयर मिलती है पेशेंट को। दे आर हब्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फ्लैगशिप्स होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ क्वालिटी केयर एंड दे कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कैंसर केयर इंगेजिंग इन रेलेवेंट रिसर्च की वो जो है वो इंटरनेशनल जो एजेंसीज ऑफ वो कैंसर रिसर्च होती है IACR उसमें भी डेटा प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होता है एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप्स रिकमेंडेशन की। इस ग्रुप ने एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, ये याद रखना है, हमने लिखना है EAG ग्रुप रिकमेंडेशंस। इसने पहली बार कहा था कि भाई कैंसर का केयर तो जो है ना ये प्रॉपर कैंसर सेंटर्स में ही होना चाहिए। कैंसर सेंटर का डेफिनेशन लिखेंगे, कैंसर सेंटर का एक वो लिखेंगे, ये एजेंडा होता है कैंसर सेंटर का, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहली बार किसने बोला था कि हमें को कैंसर सेंटर होना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने बोला था कि एस्टैब्लिश करो कैंसर सेंटर,
कैंसर सेंटर ना एस्टैब्लिश कर पाओ तो कैंसर सेंटर के साथ कैंसर यूनिट एस्टैब्लिश करो छोटे छोटे, और एक नेटवर्क बनवाओ प्राइमरी केयर के साथ अटैचिंग, की प्राइमरी केयर कैंसर सेंटर को रेफर करे, वो कैंसर सेंटर को रेफर, मतलब कैंसर यूनिट को रेफर करे और वो फर्दर कैंसर सेंटर को रेफर करे। ठीक है, तो ऐसा एविडेंस है हमारे पास टू सपोर्ट कि जो ट्रेनिंग है, केस लोड है और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है कैंसर में, ये बेटर ट्रीटमेंट करता है कुछ कैंसर्स का, जिसका एविडेंस हमारे पास है विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर ट्यूमर्स लाइक ब्रेस्ट, ओवेरियन और हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। इनफैक्ट अभी अभी जो रिसेंट पेपर्स भी जो है वो पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज की हैं। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है हमारे पास फॉर कैंसर केयर ट्रीटमेंट इज कि ट्रेनिंग, केस लोड और एमडीटी ट्रीटमेंट जो है बेटर होता है फॉर ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो आए थे ये वाले एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के, उन्होंने ये कहा था कि ऑल पेशेंट्स शुड हैव टू एक्सेस हाई क्वालिटी ऑफ केयर, both public and professional education for early diagnosis, local availability of national screening program should be there, patient families and carers should be given clear information about treatment options and cancer services should be should take account of patients views and preferences or should provide psychosocial effort, साइकोसोशल एस्पेक्ट। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड बेटर इन सेंटर्स जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस है। सो उन्होंने ऐसा देखा कि ओवर डेकेड्स जो भी कोई कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट आया था, नया ट्रीटमेंट आया था, उसका जो आउटकम था वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सेंटर में उसका आउटकम हमेशा बेटर था एज कम्पेयर टू अ इंडिपेंडेंट सेंटर। फिर धीरे धीरे जब वो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस वाले सेंटर ने उन छोटे सेंटर्स को पढ़ाना या ट्रेन करना शुरू किया, फिर ओवर अ डिकेड जो है उनके आउटकम्स भी बड़े सेंटर से सिमिलर आने लगे। बट इनिशियली जो है हमेशा व्हेनेवर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स आर टू स्टार्ट, ठीक है, इट इज ऑलवेज गिविंग बेटर आउटकम्स एट अ सेंटर वेयर इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस। तो ऐसा कुछ नया ट्रीटमेंट शुरू करना है तो हमेशा नया कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सो एविडेंस हमारे पास किस तरह से है, तो एविडेंस हमारे पास 4 तरीके के हैं। सबसे पहला और सबसे रीसेंट जो है वो है पीडियाट्रिक कैंसर। ठीक है, उसके अलावा है लेस कॉमन कैंसर्स इन अडल्ट्स, मॉडरेटली कॉमन कैंसर इन अडल्ट्स एंड मोर कॉमनली फाउंड कैंसर इन अडल्ट्स। ठीक है, पीडियाट्रिक कैंसर्स क्या है, पीडियाट्रिक कैंसर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि इनको कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है इन बच्चों को, स्पेशली चाइल्डहुड ल्यूकीमिया। सो दोज चिल्ड्रन हु आर एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ ट्रायल्स, और ये ट्रायल्स कहाँ है, trials which are in a proper cancer care center, these children were found to have better outcomes than those associated outside clinical trial. Why? Because children in these clinical trials were following systematic protocol based approach, इसलिए इनके outcomes were better than children who were not a part of the trial. ठीक है, फिर less common cancers में क्या क्या थे, उनमें थे testicular, इसोफेजियल, टेस्टिकुलर और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, वो लेस कॉमन थे। ठीक है, तो टेस्टिकुलर में उन्होंने क्या देखा, देखो सब में यही लिखना है कि उनमें जो है जो प्रोटोकॉल है वो प्रॉपरली फॉलो होता है। ठीक है, तो टेस्टिकुलर में भी उन्होंने ये देखा कि सर्वाइवल एडवांटेज है, क्यों, क्योंकि हाई केस लोड था सेंटर पे। ठीक है, एंड there was an adherence to protocol defined treatment doses, क्योंकि कीमोथेरेपी देते हैं ज्यादातर टेस्टिकुलर में, तो प्रोटोकॉल डिफाइंड ट्रीटमेंट डोजेस को फॉलो किया जा रहा था। हाई केस लोड में जल्दी सेंटर्स में जो है सर्वाइवल आउटकम्स बेटर आ रहे थे, और उन कैंसर सेंटर्स में देयर वर अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट्स, तो उन जो हाई कैंसर केयर सेंटर्स थे उनमें जो है सर्वाइवल एडवांटेज आ रहा था। सिमिलरली लेस कॉमन में टेस्टिकुलर के साथ साथ आते हैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। ये थी स्वीडन स्टडी। इसने क्या बोला था, दैट पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड आउटसाइड अ स्पेशलिस्ट सेंटर्स हैड ट्वाइस एज मेनी एज लोकल recurrences and reoperation rates as compared to those who were treated at a proper cancer care center. ठीक है, so पहला हेडिंग है बच्चों का, दूसरा हेडिंग है लेस कॉमन कैंसर जिसमें आते हैं टेस्टिकुलर और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, फिर आते हैं मॉडरेटली कॉमन कैंसर। ठीक है, इसमें आता है ओवेरियन, इसोफेजियल, पैंक्रियाटिक और हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज और गैस्ट्रिक। ठीक है, तो ओवेरियन में क्या है, ओवेरियन में उन्होंने देखा कि एमडीटी, जहाँ पे भी एमडीटी है, ठीक है, तो पहले इन्होंने ये देखा कि गायनेकोलॉजिस्ट
जो ट्रीट कर रही है वो बेटर है एज कम्पेयर टू जनरल सर्जन, बट देन आफ्टर अ सब ग्रुप एनालिसिस उन्होंने देखा कि एमडीटी जहाँ पे बेसिकली है ना, तो एमडीटी विल यील्ड बेटर बेनिफिट दैन अ स्पेशलिस्ट हु इज वर्किंग अलोन इन अ सेंटर, ठीक है। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन केस लोड एंड सर्वाइवल ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। ये हमने देखा ओवेरियन में। ईसोफेजियल में हमने क्या देखा, ईसोफेगस में क्या होता है, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये याद रखेंगे कि ईसोफेजियल में उन्होंने देखा कि पेरी ऑफ मोर्टेलिटी बहुत हाई थी इन हॉस्पिटल्स हु वर डूइंग फ्यूअर ईसोफेजेक्टमीज देन दोज हु वर डूइंग मोर कॉमन ईसोफेजेक्टमीज, ठीक है। फिर पैंक्रियाटिक कैंसर में भी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें मॉडरेटली वालों में हमें वो लिखने हैं, वो वाले जो हमारे यहाँ पे यूजुअली होते हैं, ओवेरियन, ईसोफेजियल, पैंक्रियाटिक। पैंक्रियाटिक में भी mortality was 6 times higher for patients who were treated in hospital which had low caseload, ठीक है। and this was a significant difference, ठीक है। और mortality बढ़ती जा रही थी as जितना जितना हम उस सेंटर की तरफ जा रहे थे जहाँ केसलोड कम हो रहा था, वहाँ मोर्टेलिटी बढ़ जा रही थी, ठीक है। ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ स्टे और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वाज लोअर इन द लार्ज रीजनल हॉस्पिटल एज कम्पेयर टू स्मॉलर सेंटर्स। फिर अडल्ट हिमेटोलॉजिकल, अभी तक हमने पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजिकल पढ़ा था, तो अडल्ट हिमेटोलॉजिकल में दे हैड बेटर सर्वाइवल इन डिस्ट्रिक्ट्स व्हेन पेशेंट्स वर रैंडमाइज्ड इन प्रोस्पेक्टिव ट्रायल्स एंड दे वर ट्रीटेड एज पर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये थे मॉडरेटली कॉमन, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कॉमन कैंसर्स। कॉमन में मोस्ट कॉमन कैंसर्स कौन से हैं, लंग और ब्रेस्ट, ठीक है। तो लंग क्या है, उन्होंने देखा कि लंग कैंसर यूजुअली जो है किसी छोटे सेंटर पे वो करता है, प्रेजेंट करता है, बट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी और जहाँ पे प्रॉपर वर्कअप हो सके और डायग्नोसिस ठीक से बन पाए, वहाँ पे जो आउटकम है बेटर होगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने देखा दैट पेशेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स डिड बेटर एंड सेंटर्स विद हाई वर्कलोड हैड बेटर आउटकम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में हमें क्या मोस्टली लिखना होता है, बीसीएस वर्सेस मैस्टेक्टमी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हाई केस लोड वाले सेंटर में गाइडलाइंस को ज्यादा स्टिक किया जा रहा था। मैस्टेक्टमी रेट्स जो थे वो ज्यादा थे उन सेंटर्स में जो कि स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर सेंटर नहीं थे, तो स्मॉलर सेंटर्स में मैस्टेक्टमी रेट ज्यादा थे, बीसीएस रेट्स कम थे, ठीक है। फिर सर्वाइवल में भी देखा गया, तो ये गिलिस एंड होल नाम के ऑथर्स थे, इनकी स्टडी ने बोला था कि स्पेशलिस्ट सर्जन्स जब ऑपरेट करते हैं वर्सेस जब सिंपल जनरल सर्जन्स ऑपरेट करते हैं, तो 17% रिडक्शन इन डेथ बाय ट्रीटमेंट देखा गया। थर्ड कॉमन में आप लिखोगे यही में कार्डियल एंड होल स्टडी, इसमें लिखा है कि कोलन और रेक्टल में उन्होंने देखा कि यूजुअली जो छोटे सेंटर्स होते हैं दे डू अ लेस देन ऑप्टिमल सर्जरी, मतलब वो सीएमई सीवीएल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट सेंटर में करोगे तो ऑप्टिमम सर्जरी होगी। दूसरा, जर्मनी में उन्होंने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने देखा था दैट हॉस्पिटल्स विद ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट डिड बेटर एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट कैंसर सेंटर्स, ठीक है। तो ये हमें लिखना है एविडेंस फॉर कैंसर सेंटर्स विद एक्सपर्टीज, ठीक है। These are some of the common indications where some dysplastic changes or early changes can be picked. So in esophagus, they have usage in Barrett's and use dyes methylene blue to recognize dysplasia, metaplasia, and adenocarcinoma, leukozyidine is used. In stomach, for metaplasia, dysplasia, or early gastric, methylene blue or Congo red is used. So in H. pylori lesions also Congo red is used. So normal stains, the normal tissue will stain, the abnormal does not. In colon, polyps, to identify polyps as screening or surveillance, or when you're delineating the margins. And carcinoma, and the dye used in colon is indigo carmine. Here the detection rate is better for flat and serrated polyps. So all of the under these broad headings they have role in detection rate, in diagnosis, and in surveillance. So the dyes or stains are broadly classified depending on the mechanism of action, whether they get absorbed into the mucosa or they just act as contrast between normal and abnormal, or they produce some reactive color change. So example under these are in absorptive, most of the times we commonly uses leukozyidine, methylene blue,
and phenol red. So absorptive stains are Lugol's iodine. The normal mucosa will be glycogen rich, so it will stain brown. The abnormal cells would have already used the glycogen source and they don't stain anything. In methylene blue staining, the normal will stain blue, the abnormal will show sometimes blue, or they'll be variable in intensity, or they don't stain sometimes. Contrast type of diazostains are indigo carbon, most commonly used in colorectal in colonic adenoma detection. Reactive are Congo red and phenol red. Here, the change of color from yellow to red can be appreciated in inflammatory or infected cells like H. pylori. Another example for absorptive is toluidine blue. So use of these agents are, there is nothing special required in using them. You don't need a separate apparatus. Whatever apparatus you have, in that you can use an applicator to spray all these stains onto the mucosa. You can use your regular endoscopes. Sometimes you can add magnification in order to increase the detection. But the thing is, it needs learning curve, and interpretation needs training, because there will be inter-observer variation. Contraindications, the usual contraindications for endoscopy can be mentioned here, like strictures where access will be difficult, and some allergy to dyes can be noted, but they are not very significant. Additional points here is, you can use magnification as an adjunct to enhance the sensitivity. There are evidence for and against usage in our routine basis, where they say there is increase in detection rate, especially when you use it for screening or surveillance, but it is not added any survival benefit. So it's not a routine recommendation as per standard guidelines. So narrow band imaging. So by the name itself is, in white light there will be different wavelengths which constitute and converge to form a single white light, wherein narrow band you choose 2 bands. So blue has 4 letters, so 415. Green has 5 letters, so 540. 540 being a greater wavelength, it has got better penetration. So it's an advanced imaging technique where to the white light you add a filter, so that the wavelength of your choice is selected, and you can visualize the microvasculature of the superficial mucosal layer, and you can see the architecture of the mucosa better. So here it's only for the superficial layers. So you use 2 colors, blue and green. You know their wavelength. You need to assess 2 patterns, that is vascular and surface mucosa. So here it's in pictorially represented. Xenon is the source emitted from the source. Here you add an NBI filter, then you get 2 bands, and it is just done at the click of your finger. So there is nothing extra needed. It's only the filter that should be attached, and click of a button and visualized on a screen. So here the light behavior is, light has different properties. It can penetrate, it can scatter. Depending on the choice of wavelength, you can visualize till a particular extent. So in white light, here you have too many colors, too many wavelengths, and different patterns, and a behavior of the light can be appreciated, where you cannot get a contrast or delineated picture, which is difficult to interpret. That is why we chose few colors, short wavelength with limited penetration to give a better contrast. So what are the descriptors that you will be using in NBI is, you will describe the different vascular patterns and mucosal patterns. So in but it's ulta with cystoscopy, na? वहाँ पे white light is better than this, na? No. उधर भी it यही is है. same. Narrowband imaging Concept is method, same. same. Yeah, but it is not approved that you have to use for better detection, but if you have it, it's always better, especially after you manage all that low grade malignant papillary lesions, when you subject them for only surveillance post BCG and all. They say there is no added benefit which will make a difference, but you can use it.
जहाँ तक But it's मुझे not a याद must and है should. white light cystoscopy is the gold standard. Correct. Everyone uses white light cystoscopy and they comment their surveillance findings. But you have NBA, you can use. But it's not a must and should that you'll have to use it for surveillance. There is no added benefit. Your Meaning to say, document even you कहाँ did चला that. गया? एक्चुअली इसमें जितना मुझे याद है जो एनबीए है ना, हाँ. इसका जो वेवलेंथ है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू हीमोग्लोबिन. ओके. एंड इसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो दैट टारगेट इज सब म्यूकोजा. एपिथेलियम आउटस्कैटर्ड हो जाता है. सो हमारे वेसल पैटर्न हम बेटर डेलिनेशन हो जाता है. Yeah, it matches with that hemoglobin's that wavelength. So it will resonate to that frequency. You can, that's why appreciate vascular patterns better. And it does not penetrate deep. It's only for superficial appreciation of mucosa and your vascular architecture. दोनों कलर का थोड़ा Something like, हाँ, दो कलर है ना, ब्लू एंड ग्रीन. yeah, blue and green. ब्लू का वेवलेंथ कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, तो इट गोज लिटिल बिट डीपर, है ना, लिटिल बिट डीपर इनटू द वेसल्स का बताएगा ये. और ग्रीन वाला सरफेस वेसल का, मतलब दोनों वेसल ही बताएंगे बट वो डीप वाली बताएगा और ये सरफेस. Correct. Just it will go a bit deeper but not beyond submucosa. It is only for mucosa confined up till submucosa only. Yes. So different classifications have been given to describe how these vascular patterns and to categorize by their nature whether they are normal, dysplastic or malignant. So some named classification that they have given here are in gastric intestinal metaplasia, dysplasia or early gastric cancer, simplified classification, vessel plus surface classification, and classification by of gastric lesions by Lee. Only here, simplified narrowband imaging classification, they have just given some alphabets to different patterns. So A pattern is related to normal mucosa, and depending on the subsite, it is AA, AB. If it is antrum, it is AA or AB. And pattern B corresponds to intestinal metaplasia. Pattern C corresponds to dysplasia or cancer. So again, vessel plus surface classification, they have, this is a photographic representation where microvascular pattern is V. So characterization by NBI. So if there is a regular, irregular or absent. If it's a vascular pattern, there is microvascular pattern is present, but it's regular, then it is not neoplastic, or it can be just low grade LGA, high grade. Okay. If it is irregular, it is abnormal. If there is altered mucosal surface pattern, it is microsurface pattern. If it is regular, it is normal. If it's irregular, then there is high grade lesions or early malignant changes. So these two you can write. Here the utility, it's adjunct when in dilemma. It increases surveillance detection rates and used in surveillance. Same subsites that we discussed. Added, you can add bladder here. Here also there are studies comparing the high definition endoscopy versus addition of NBI, but they have not found any survival benefits, though there is increase in detection rate and also in EMR, if you associate this, there is decrease in recurrence but not translated into survival benefit. So NBI with or without magnification is accurate in diagnosis of any, it can be gastric, esophageal, colonic, metaplasia, dysplasia, adenomas in colon, and early cancers. It can be any subsites. So next we will be discussing EMR. So broadly,
endoscopic mucosal resections are used as modality of staging or treatment. So it's used in esophagus, gastric, rectum, and colon. So these guidelines are taken from Japanese, American, and European SG guidelines. So there are different techniques of doing endoscopic mucosal resection. It can be injection assisted, cap assisted, ligation assisted, or underwater technique. So what are the common steps of doing EMR? First, you will identify the lesion, you will demarcate it, you will inject submucosally in order to lift, and you do snare. What is the difference between EMR and ESD? The step is this. Here in EMR, you just inject submucosa to lift it. In ESD, after injecting agent to lift it from the muscularis propria, you will use electric source to dissect it completely off throughout the extent of the lesion. So, and hence it is ESD is better for larger than size tumors indicated for EMR. For example, if the cutoff for EMR is 2 centimeter lesion, beyond that, if you have, ESD is better. If they are bulky, ESD is better. And if you have any fibrosis or scarring in submucosa because of post-treatment, ESD is better. EMR, it's a relative contraindication for re-resections. In such cases, you use ESDs. So on the whole, majorly what you have to remember is, if it is smaller lesion, less than 2 centimeter, less bulkier lesions, and if they are done first time in the primary non-recurrent setting, EMR is better. Here, because you will not be dissecting off through and through, you just do snare, there are chances of recurrence rate is 10% compared to ESD, where the chance of recurrence is just less than 1%. And that is why any indications for EMR, and if you have extended indication by size, by depth, or extent, then it is ESD. So then you will have to mention, how do you characterize the lesion? So according to Japanese SGE classification, there are this is Paris classification. So since it is superficial, it is 0, 0, 0, 1, 2, and 3. So you will draw a line. If it's protruding, it is 1. If it is excavated, it is 3. 2 is, if it is elevated, it is 2A. If it is flat, it is 2B. If it is depressed, it is 2C. So these are classification for the superficial lesions, and these have different percentage of nodal metastasis that we will discuss a little later. Vienna also gave a classification for invasive and non-invasive lesion. If they are non-invasive lesion, depending on dysplasia, they are low grade and high grade. If they are invasive, if it is intramucosal or extending into submucosa, TA and T1A. In mucosa, there is division M1, M2, M3. And in submucosa, it is divided into M1, M2, M3. So M1 is confined to the epithelium, M2 is lamina propria, M3 is muscularis mucosae. SM1 is which is superficial 1/3, middle 1/3, and deeper 1/3. So here till SM1 there is indication for your endoscopic mucosal resections. So here for adeno, you can extend the criteria till SM2 because going by the percentage of lymph node metastasis. So if you draw a table into lesions, mucosa, submucosa, if it is squamous and adeno, till mucosa M1, M2, M3, they almost have risk of 0.0 to 1.5 or less than 9%. From SM1 to SM2,
it begs to differ. In squamous, they say from SM1 it will be less than 10%, but if it jumps to SM2, it will almost become 15 to 20%. Whereas in adeno, till SM2 it remains less than 10%. So you can extend your criteria when it is adeno to include them in EMR, because you're treating the primary as a single modality without addressing the nodes. Because when you choose such patients, I'll tell you how you have to include. So EMR or broadly, EMR or ESD? No, EMR also for adeno you can include, but ESA in Japanese guidelines that it is better if you have extended criteria with recurrence rate. Okay. So then for all answers, your depth of invasion will stop for all for having a broader criteria at T1B. SM1 you will stop it. By size it will be 2 centimeter. In squamous you have to make a special mention of LVSI, and grade should be grade 1, grade 2. In all of the EMR chosen patients, you must have ruled out distant metastasis and nodal metastasis. So in all of your EMR answers, you will have to mention about the role of EUS. Why? EUS will not alone ascertain the depth of invasion. It will also rule out N plus theta. So you will confirm N0. If you are writing for adeno, like how you used LVSI for squamous, you will mention about ulceration in adeno. So here, mucosa and submucosa superficial up till SM1, grade 1, grade 2, and no ulceration. Previously treated patients are excluded for EMR. Then here N0 and M0, this has to be ascertained. In Barrett's esophagus, now you will know whether it is a short segment, long segment, then you will delineate. Now you know this is the Barrett's segment. Then you will resect all of the visible disease, and you have to ablate it after that. Then role for additional sites, like in duodenum, apart from your adenomas, which is ampullary or periampullary, there is role for EMR in neuroendocrine lesions as well. But all the guidelines don't recommend ESD for duodenal lesions. This is what was mentioned. And for colon, again, you will write about different adenomas. Adenomas can be pedunculated sessile. Then there can be innumerous, diminutive to very visible ones. And for superficial and for all the early superficial malignant lesions, you will be using them. So same contraindications is as difficulty for endoscopy, but there are no additional points to say EMR or ESD is not done in early lesions apart from the indications. The complications are like bleeding that can obscure your visibility. Your resection can become piecemeal or incomplete, increasing the recurrence rate. There can be perforation, and which needs additional procedures, and incomplete excisions leading to recurrence of the lesion. So when you're mentioning in EMR, what are the keywords that you will have to write is the inclusion criteria. What is a T stage? N is for sure 0 and M is 0. Here you'll have to limit to TA, T1A, T1B, SM1. Then by size, it should be 2 centimeter. 2 centimeter. No LVSI. Yeah. Here, correct. Grade 1 and 2. LVSI, ulceration. Ulceration for adeno, LVSI for squamous. Squamous, correct. And here in gastric, in esophageal, in Japanese, there is an extended criteria. If you remember, you can write. Usually, we will do it for non-circumferential lesion.
meaning it should be less than 1/3 of the circumference are usually ideal candidates as their selection criteria. But they have mentioned for circumferential lesions also, but they should be only T1A. No submucosal extension should be there. Then you can include them in your resection. That is extended Japanese criteria, and this is not for EMR, it is for ESD. And here again, you'll have to just add about EUS also. And the magnification here is 16 to 12 megahertz. You will ascertain the depth and you'll ascertain N0 status. So you add about EUS also. Kindly revise kar dena size criteria. Okay. So when you're choosing the patient, whether they'll undergo EMR or not, so the TNM, you've ruled out distant metastasis, you've ruled out N0, N plus status. So they are N0, M0 to begin with. The T stages, you can all mucosal. If you're for submucosal, you will limit it SM1. That is only superficial 1/3, not beyond that. And size is 2 centimeter. Grade is G1, G2. This you told no SM2 LVSI. for adeno for SM2 also. See, these are all extended. If you want to be safe and you want to remember, this will always be correct. If you really want to extended criteria, then for adeno, you can extend to SM2. But for all purposes, just as a blanket rule, just remember SM1 only. If you want to write some extended criteria, then for adeno, then in grade 1, grade 2, well and moderately differentiated, LVSI should be absent and non-ulcerated lesions. Then you just write about EUS also. Indicated for endoscopic resection as a standard treatment is absolute indication. It is defined as a tumor in which possibility of harboring lymph node metastasis is less than 1%. For this population, endoscopic resection is expected to have therapeutic effect equivalent to surgical resection. Correct? A tumor is indicated endoscopic resection as an investigational treatment. That is expanded indication. Is defined as a tumor for which sufficient evidence for long-term outcome after endoscopic resection is lacking, although the possibility of harboring node is less than 1. So absolute is where it is a standard treatment and possibility is less than 1. Expanded is when it is an investigational treatment. A relative is when there is simply that patient is not fit. अब absolute क्या है? Indication a differentiated ये type EST है हाँ, ये EMR नहीं है. This is EST जो absolute indication EST है. ऊपर वाला EMR था I think. है ना ये absolute indication for EMR or ESD. So a differentiated type adeno-CA without ulceration in a depth of invasion clinically diagnosed as T1A, diameter less than 2. फिर इसने absolute indication for ESD, a differentiated type adenocarcinoma without ulceration in which the depth of invasion is clinically T1A, diameter is greater than 2. So मतलब 2 centimeter से कितना भी बड़ा हो. कितना ही बड़ा नहीं हो, less than 3 centimeter 5 centimeter is cut off I think. नहीं less than, इसमें तो 3 centimeter है next वाले में. Next में कुछ ना अलग इसमें UL1 है. उसमें ulceration है, differentiated with ulceration. That is what extended you can use ESD. Limited only EMR. All extras like with ulceration, but it is less than the depth of normal indication. And size criteria also, if you stretch beyond 2 centimeter, all of them will come in ESD. वो 5 आपने बोला that is for EMR. EMR. Okay.
एंड हमको जनरली लिखना है उसमें। हेलो, EMR EST is a expanded EMR only है ना। ESD में उसका थोड़ा डेप्थ बढ़ जाता है और वो साइज अच्छा सा निकाल सकता है because it is submucosal. You are the knife is going in SM3 layer, that is when ESD comes. तो आपका depth of invasion should only reach SM1 because the knife goes in SM3 layer in ESD. EMR में आप SM1 तक ही निकालते हो because you are up to the टेबल लिखा एक बार इशफाक। तो जो सहारा ने बोला ना वो ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल क्या है? एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, बायोमेडिकल और बिहेवियर रिसर्च स्टडी है ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स दैट इज डिजाइंड टू आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट एन इंटरवेंशन। ठीक है, दैट इज अ क्लिनिकल ट्रायल। दो कंपोनेंट होते हैं इस अप्रोच के। पहली चीज तो हमें रिजल्ट चाहिए रादर देन रीजन which are required to support a conclusion। दूसरा conclusion जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि दो interventions के बीच में treatment मतलब क्या conclusion है वो बता पाए। ठीक है, तो हमें result चाहिए rather than reason और हमें एक conclusion चाहिए कि दोनों में से कौन सा better है। ठीक है, इसके phases होते हैं। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग phase 0 जो कि लैब या एनिमल टेस्टिंग होती है, अभी तक ह्यूमंस पे नहीं हुई। phase 1 to 3 ह्यूमंस पे होती है, 1 हेल्दी वॉलंटियर्स पे, 2 और 3 पेशेंट्स पे। ठीक है, जो हेल्दी वॉलंटियर है वो 20 to 80 होंगे। इनमें अभी तक हम सिर्फ सेफ डोजेज पता करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कि डोजेज क्या देनी है पेशेंट्स को वो पता कर रहे हैं 20 से 80 पेशेंट्स पे। फेज 2 में क्या है, 100 to 300 पेशेंट्स ले रहे हैं एंड दे आर पेशेंट वॉलंटियर्स। ठीक है, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जब हमने ये उस टाइम पढ़े भी थे, प्रिसिजन मेडिसिन पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है एस्टैब्लिश करना है फेज 2 में। तो पहले में सिर्फ हम फेज 1 में हमें सिर्फ एक सेफ डोज पता करनी है, फेज 2 में हमें सेफ्टी एंड एफिकेसी पता करनी है। फेज 3 इज फाइनली 1000 to 5000 पेशेंट्स। इट इज कंफर्मेटरी इन अ लार्ज नंबर एंड इसमें हम जो है एडवर्स प्लीज सॉरी से मोहन अभी आया, उसको तो रिपीट करना है ऊपर से। हाँ ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया मोहन। क्लिनिकल ट्रायल क्या है? इट इज अ प्रोस्पेक्टिव बायोमेडिकल और बिहेवियरल रिसर्च स्टडी। प्रोस्पेक्टिव स्टडी है ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स दैट इज डिजाइन्ड टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट एन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये जो हम एक इंटरवेंशन के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं इस अप्रोच के। पहली बात, हमें रिजल्ट चाहिए रादर देन रीजन एक कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज, जो कंक्लूजन है वो बताना चाहिए कि उन दोनों में जो डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, दो आपके आर्म्स है उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसके फेजेस पढ़ रहे थे। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग phase 0 only in labs and animal testing, not in humans. Phase 1, 2 and 3 on humans. Phase 1 is in healthy volunteer, not in patients. Phase 1 जो है that is 20 to 80 लोग, only to establish a dose कि कितने डोज पे शुरू करना है। ठीक है, Phase 2 is patient volunteers, 100 to 300 people for establishing efficacy and safety and proof of concept in Phase 2. Phase 3 क्या है? ये फाइनली पेशेंट्स पे लगता है, 1000 to 5000 पेशेंट्स। इट इज कंफर्मेटरी इन अ लार्ज पॉपुलेशन। एंड Phase 3 का मेन क्या वो होता है, हमारा एजेंडा क्या होता है, हमें एडवर्स इफेक्ट्स पता करने हैं। फिर होता है रिव्यू अप्रूवल और Phase 4 होती है पोस्ट मार्केट स्टडी कि ड्रग मार्केट में आ गई, उसके बाद जो लेट एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो Phase 4 में पता चलते हैं। ठीक है, फिर टाइप ऑफ डिजाइन देखते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमन होता है पैरेलल टाइप। इसमें क्या है, एक आर्म में एक ट्रीटमेंट दे दो, एक आर्म में दूसरा ट्रीटमेंट दे दो, दोनों आर्म जो है पैरेलल चल रही हैं और बाद में देख लो। क्रॉसओवर क्या है, एक आर्म को एक ट्रीटमेंट दिया, दूसरे आर्म को दूसरा ट्रीटमेंट दिया, थोड़े टाइम के बाद क्रॉसओवर कर दिया, तो उनके कंट्रोल वो खुद होते हैं। ठीक है, उनको दूसरे आर्म की कंट्रोल की जरूरत नहीं है, वो अपने खुद के कंट्रोल है। ठीक है, फैक्टोरियल, इसमें क्या है, 2 या 2 से ज्यादा इंटरवेंशन आपने एक ही ग्रुप पे कर दिया। ठीक है, तो आपने 2 फैक्टर उनको लगा दिए और एक दूसरे का इंटरैक्टिव इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, रैंडमाइज्ड, इसमें क्या है, आपने एलिजिबिलिटी असेसमेंट देखी, एलिजिबिलिटी असेसमेंट देखी, पेशेंट्स के कंसेंट लिए, उनको रैंडमाइज किया और उसके बाद एक को टेस्ट दिया और एक को टेस्ट नहीं दिया। एक को मतलब
आपने एक को दवाई दी, एक को कुछ नहीं दिया, या फिर प्लेसिबो दे दिया, ठीक है। अडेप्टिव क्या होता है कि मॉडिफाइंग प्री डिफाइंड एस्पेक्ट्स, आपने पहले जो डिफाइन करके रखा था कि हम इसको ये देंगे, उसको वो देंगे, इसको ऐसा करेंगे, उसको वैसा करेंगे, उसको मॉडिफाई कर दिया कुछ कुछ, ठीक है। फिर आता है सुपीरियरिटी और नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल। सुपीरियरिटी क्या है कि ये बताता है कि ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड है, मेरा वाला उससे बेटर है, ठीक है। नॉन इंफीरियरिटी क्या है कि जो मेरा वाला ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, पहले वाले से बेटर नहीं है, बट पहले वाले से कम टॉक्सिक है और सस्ता है, ठीक है। मोर सस्ता, कन्वीनियंट, लेस टॉक्सिक, ठीक है। तो फेज बाय फेज चलते हैं। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल क्या है? फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल, अभी हम फेज 0 नहीं पढ़ रहे, फेज 1 पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल है, सेफ डोसेज डिटरमाइन करना हमारा मुद्दा है इसमें, ठीक है। तो मेन एम क्या है? फार्मेकोकाइनेटिक्स पता करना। सेकेंडरी एम है फार्मेकोडायनेमिक्स पता करना। फिर साइड इफेक्ट्स भी पता चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइड इफेक्ट्स हमें किस में मोस्टली पता करने होते हैं? फेज 3 में, ठीक है। एफिकेसी एंड सेफ्टी इन फेज 2 और एडवर्स इफेक्ट्स इन स्टेज 3, फेज 3, ठीक है। इसमें हम हेल्दी वॉलंटियर्स में करते हैं और उन पेशेंट्स में भी कर सकते हैं जो कि एडवांस डिजीज वाले पेशेंट हैं, हु हैव बीन रेसिस्टेंट टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बट दे हैव नॉर्मल ऑर्गन फंक्शनिंग, ठीक है। जैसे कि लेट्स से उसको HCC है, उसको कीमो काम नहीं कर रही, मेरे पास एक एजेंट है जो HCC पे फंक्शन करता है बट उसका नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन चल रहा है, KFT LFT सब बराबर चल रहा है, ठीक है। तो मैं उसको, वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है वो पेशेंट, ठीक है। उसको पहले कीमो दी थी, वो कीमो रेजिस्टेंट है, एडवांस डिजीज है, बट अदरवाइज हेल्दी है, इसको मैं दे सकती हूँ। तो आइदर हेल्दी वॉलंटियर्स और पेशेंट्स विद एडवांस डिजीजेस दैट आर रेजिस्टेंट टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बट विद नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन, ये मेरा सैंपल होगा। सैंपल साइज हमने पढ़ा 30 से 80 पेशेंट, 6 महीने चलता है ये किस तरह का डिजाइन होता है? ये ओपन लेबल नॉन रैंडमाइज्ड सिंगल सेंटर स्टडी होती है, अनकंट्रोल्ड। बेसिकली जो हम RCT में टर्म्स देते हैं उन सबका उल्टा कर दो, ओपन लेबल को छोड़ के। तो ओपन लेबल नॉन रैंडमाइज्ड सिंगल सेंटर अनकंट्रोल्ड स्टडी होती है, ठीक है। इसमें डोज एस्केलेशन इंपॉर्टेंट है कि हम डोज एस्केलेशन 3-4 टाइप से करते हैं, ठीक है, कि हम जो डोज एस्टैब्लिश कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डोज एस्केलेशन होती है, हम पहले पता करते हैं कि लीथल डोज क्या है, किससे मरीज मर सकता है। जो वो मर सकता है जिस डोज से, उसके 1/10 पे शुरू करो, ठीक है। फिर उसके बाद उस डोज को, जो 1/10 डोज है, उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। और पता करो कि किस पे जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और उस टॉक्सिक इफेक्ट वाले डोज को थोड़ा टाइम चलने दो, ठीक है। और जब वो चलने देते हैं, अगर उस इफेक्ट पे चल रहा है सब कुछ, तो वो डोज ठीक है। अगर उस पे एडवर्स इफेक्ट आने और लोगों को शुरू हुआ है तो आप पिछली वाली डोज पे चले जाओ, ठीक है। सो इसमें जो है वेरियस डोज एस्केलेशन स्ट्रेटजीज हैं। जो हम अभी बात कर रहे थे वो ये है स्टैंडर्ड 3/3, ठीक है। इसमें डोज एस्केलेशन जो है बेस होता है, पहले ये वाला देख लो। इसमें क्या करते हैं ये लोग 3 तरह से लोग लेते हैं, ठीक है। 3 लोग मतलब 3 ग्रुप ऑफ पीपल मतलब उन लोगों ने अगर कोई डोज देना शुरू किया किसी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ पेशेंट को उन्होंने दवाई देना शुरू किया, ठीक है। तो दवाई देना शुरू करने के बाद अगर किसी को टॉक्सिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो डोज एस्केलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर उसको टॉक्सिक रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आया कि डिजीज रिलेटेड टॉक्सिसिटी जो है, उन्होंने देखा कि कितना डिजीज रिलेटेड टॉक्सिसिटी हो रही है, लेस देन 3% टॉक्सिसिटी हो रही है इंसिडेंस, या मोर देन 33% इंसिडेंस हो रहा है। अगर लेस देन 33% इंसिडेंस हो रहा है टॉक्सिसिटी का, ठीक है, और लगा लो एक डोज पे लेस देन 33% टॉक्सिसिटी का इंसिडेंस है, उस डोज पे वो रुक जाते हैं, ठीक है। उस डोज पे रुके रहते हैं, 3 और लोग लाते हैं उसी डोज पे, ठीक है। 3 और लोग लाने के बाद फिर उसको थोड़ी देर देखते हैं। अगर अब वो पहले 3 लोग और बाकी के 3 लोग, ठीक है, अगर उनमें से किसी एक को दोबारा ये टॉक्सिक रिस्पॉन्स होता है तो वो पिछली डोज पे चले जाते हैं, ठीक है। या फिर नहीं होता है कोई टॉक्सिक रिस्पॉन्स, उस डोज पे वो लोग ठीक रहते हैं तो एक और बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। फिर जब जाके उनको टॉक्सिक रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, देन दे स्टॉप एट दैट डोज एंड गो बैक टू द प्रीवियस डोज, ठीक है। ये है डोज स्टैंडर्ड डोज एस्केलेशन, ठीक है। सो दे स्टार्ट एट अ डोज
they escalate the dose. When they escalate the dose and they start getting toxicity, what intensity of toxicity is it? They see. If it is less than 33%, they stop at that point. They recruit 3 more people. So now we have 6 people. Okay, and now if these 6 people, one of those 6 people have that toxicity again, then they go back to the previous dose. Also, when मोर देन, अच्छा ये भी है कि अगर इंसिडेंस जो है आपका डोज लिमिट, जो डोज टॉक्सिसिटी है वो मोर देन 33% इंसिडेंस है, तब भी यू विल गो बैक टू प्रीवियस डोज. ठीक है. सो अगर इंसिडेंस ऑफ डिजीज रिलेटेड टॉक्सिसिटी इज लेस देन 33% इन 3 पेशेंट्स, यू स्टॉप देयर, यू रिक्रूट मोर पीपल. ऐसा ना हो ना कि वो 3 लोगों में से एक बंदे को टॉक्सिसिटी हो गया तो हम वहीं पे रुक जाएंगे. ऐसा नहीं है. हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कि भैया सच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. तो उन्होंने 3 लोग और रिक्रूट किए, और लोगों में भी टॉक्सिसिटी हो रही है, तब जाके वो दोबारा पिछली वाली डोज पे आते हैं कि हाँ भाई सच में टॉक्सिक है. अगर नहीं है तो अगली डोज पे जाते हैं, या फिर मोर देन 33% इंसिडेंस है तब भी वो पिछली डोज पे चले जाते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है. तो ये जो मैं बोल रही हूँ पिछली और अगली डोज, ये एस्टैब्लिश कैसे होती है? ये होती है मॉडिफाइड फाइबोनाकी सीरीज पे, कि व्हेन दे जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डोज आर दे स्टार्टिंग इट विद. ठीक है, और मतलब लगा लो कि ठीक है ये डोज मेरी चल रही है, अब मुझे एस्केलेट करनी है, तो क्या वो क्या करेंगे? क्या डोज सीधा डबल कर देंगे? हाँ, डबल कर देंगे. पहला लेवल होगा सीधा डबल करना. ठीक है, इस पे भी टॉक्सिसिटी नहीं आई, अब मुझे और डोज बढ़ानी है. वो डोज जो मैं बढ़ाऊंगी क्या वो 4 गुना होगी? नहीं, वो 67% ऑफ द सेकंड डोज होगी. फिर मुझे और बढ़ानी है, तो अब क्या करूंगी? अब वो 50% ऑफ द थर्ड डोज करूंगी. फिर और बढ़ानी है तो 40% ऑफ द फोर्थ डोज करूंगी. तो इट इज नॉट बढ़ाते जाना, डबल डबल नहीं कर रहे हैं. पहली बार डबल करते हैं, फिर 67, 50 और 40%, और अगली बार फिर हर बार 33 बढ़ाते रहते हैं. ठीक है. सो इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड 3x3 डोज एस्केलेशन टाइप. ठीक है. उसके अलावा फिर आती है एक्सेलरेटेड टाइट्रेशन डिजाइन. ये क्या है? ये है 1 पेशेंट पर डोज. ठीक है. उन्होंने एक पेशेंट को एक डोज शुरू की, उसको टॉक्सिसिटी नहीं आई, उसी पेशेंट को वो डोज बढ़ा नहीं रहे, वो एक और मरीज लेके आते हैं, उसमें बढ़ाते हैं डबल डोज, वही जो ऊपर किया ना फाइबोनाकी. तो पेशेंट ए को दिया 1 डोज, उसको टॉक्सिसिटी नहीं आई, उसको अगले वाले को बुलाया, उसको बोला डबल डोज तू ले भाई, उसको टॉक्सिसिटी नहीं आई. तीसरे वाले को बुलाया, उसको बोला कि तू 67% ऑफ द थर्ड वाले को ले, उसको नहीं आई. फिर अगले वाले को बोला, मतलब फॉलो वो फाइबोनाकी कर रहे हैं, बट वो उसी ग्रुप को जो है बढ़ाते नहीं जा रहे, वो हर बार एक नया पेशेंट ला रहे हैं. सो इट इज 1 पेशेंट पर डोज. दैट इज एक्सेलरेशन टाइट्रेशन डिजाइन. इसका नुकसान क्या है कि आप उस ग्रुप में क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी नहीं देख पाते हो, कि वो आदमी जिसको पहले आपने एक डोज दी थी, आप उसको और डोज दे रहे हो, तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी का क्या इम्पैक्ट है वो तो आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप तो हर बार एक नया मरीज ला रहे हो. ठीक है. So this is accelerated dose design. फिर एक आती है फार्माकोलॉजिकल गाइडेड डोज एस्केलेशन. ये मुझे नहीं पता क्या है. फिर एक मॉडल बेस्ड डिजाइन होता है, और एक होता है कंटिन्यूड रीअसाइनमेंट मॉडल. ठीक है. ये 5 मॉडल्स हैं फॉर डोज एस्केलेशन स्ट्रेटजीज. ठीक है. तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा था स्टैंडर्ड डिजाइन, जो हर बार आप क्या कर रहे थे, इंसिडेंस देख रहे थे. 33% अगर डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी आती थी तो 33% आते, 3 लोग और रिक्रूट कर लेते थे. ठीक है. तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि आपको बहुत सारे लोग रिक्रूट करने पड़ रहे थे, और हर बहुत सारे लोगों को आप सब थेरेप्यूटिक डोज दे रहे हो. ठीक है. क्योंकि एवरी टाइम यू आर हैविंग लेस देन 33% ऑफ टॉक्सिसिटी, और 3 लोग रिक्रूट करते जा रहे हो, तो आप एक्चुअली हर बार एक टॉक्सिसिटी आने पे ज्यादा लोग रिक्रूट कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को आप एक्चुअली सब थेरेप्यूटिक डोज दे रहे हो. ठीक है. और एवरी टाइम दैट यू आर डूइंग दिस, यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम टू कंप्लीट योर ट्रायल. ठीक है. सो स्टैंडर्ड डिजाइन का क्या है, यू आर एक्सपोजिंग टू मेनी पीपल टू सब थेरेप्यूटिक डोज, यू आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट. ठीक है. और क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी जो है ना, ये इसमें भी ऐसा है कि वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबिलिटी एंड क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी, क्योंकि फॉलोअप कम है. एक्सेलरेटेड टाइट्रेशन वही है, मैंने आपको बताया ना. ठीक है. डोज टाइट्रेशन विद इन द पेशेंट टू अचीव ग्रेड 2 टॉक्सिसिटी. इसमें उन्होंने क्या किया, ट्रीट ओनली 1% एट द न्यू डोज. ठीक है. चेक करो टॉक्सिसिटी आई है
तो स्टैंडर्ड टाइट्रेशन फॉलो करो, नहीं आई है तो नया पर्सन लेके आ जाओ, ठीक है। ये ज्यादा रैपिड है क्योंकि आप जो है एक ही बंदे को बार बार फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि उसी पर्सन को कब आएगी कब आएगी कब आएगी टॉक्सिसिटी, वो नहीं वेट कर रहे हो, इसको नहीं आई अगले को दे दो, उसको नहीं आई अगले को दे दो, ठीक है। फिर डोज एस्केलेशन और क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी आपको नहीं पता चलेगी इसमें, ठीक है। फिर फेज 1 ट्रायल के जो ये सब हमने पढ़ा, ये क्या था, डोज एस्टैब्लिश करने के लिए ये सारी मशक्कत की जा रही थी, ठीक है। तो इसका जो है लिमिटेशन क्या है, ट्रायल जो है रिस्ट्रिक्टेड है होमोजेनस सब्जेक्ट्स को और परफॉर्मेंस एक्सट्रापोलेटेड एंड हेट्रोजेनस मार्केट प्लेस, ठीक है। तो आप जो है एक जैसे हेल्दी एडल्ट्स के साथ ये सब कर रहे हो, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है। फिर आता है फेज 2। फेज 2 क्या है, एफिकेसी एंड सेफ्टी, ठीक है। तो पहली बार पेशेंट्स पे होता है। इसमें क्या है, अच्छा जो हमने पढ़ा था ना मॉलिक्यूलर में कि प्रिडिक्टिव बायोमार्कर, जो मैंने बताया था फेज 2 में आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करोगे, तो किसी भी इम्यूनोलॉजिकल मार्कर जो है आपको इसी टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंट को दवाई दोगे उसकी बॉडी कोई ना कोई बायोमार्कर बनाती है जो आप आइडेंटिफाई करते हो कि इस पेशेंट में ये काम कर रही है तो ये इसका बायोमार्कर है। तो इस फेज में आपको ट्यूमर मार्कर्स भी, प्रिडिक्टिव ट्यूमर मार्कर भी आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। You get to know who will respond to drug and who will not respond to drug. You will develop assays जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपको, ठीक है, बायोमार्कर मिल गया, तो बायोमार्कर मिला तो आप फेज 3 में ऐसे की तरह भी यूज कर सकते हो इसको। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश होता है। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स भी पता चलते हैं, ऑल्दो एडवर्स रिएक्शंस आपको फेज 3 में पता करने हैं, बट अगर फेज 1 फेज 2 किसी में भी मिल गए तो बढ़िया है, ठीक है। फिर इसमें भी डिजाइन है। फेज 1 में हमने पढ़ा 3x3 स्टैंडर्ड डिजाइन और इंक्रीमेंटल डोजेज डिजाइन, इसमें भी डिजाइन है। इसमें ये मैडम ने बहुत सारे लिखे हुए हैं, बट डेविटा में मुझे इतने नहीं मिले। डेविटा में मुझे 2 ही मिले, एक है 2 स्टेज फेज 2 डिजाइन और एक है रैंडमाइज फेज 2 ट्रायल, ठीक है। मुझे ये 2 ही मिले, मैंने 2 पे टिक मारा हुआ है। आपको और मिल जाए तो आप कर लेना, वो मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, पेशेंट्स विद मैक्सिमम परफॉर्मेंस स्टेटस और मिनिमल प्रायर कीमोथेरेपी वाले लिए, ठीक है। तो पेशेंट्स जो आप ले रहे हो, आप एग्जॉस्टेड वॉर्न ऑफ पेशेंट्स नहीं लोगे किसी भी ट्रायल के लिए। आप पेशेंट लोगे, बट वो पेशेंट लोगे जिसका परफॉर्मेंस स्टेटस ठीक हो और कम से कम पहले की कीमोथेरेपी मिली हो, ताकि इंटरफेरेंस कम से कम हो। 100 से 300 पेशेंट होने चाहिए, स्पेसिफिक ट्यूमर टाइप के होने चाहिए। ऑल ऑफ देम विल रिसीव द सेम डोज जो आपने फेज 1 में एस्टैब्लिश कर ली थी, सबको वही डोज देनी है, वही रेजिमेंट देना है। पहला वाला कब तक था, 6 महीना, ये कब तक है, 2 साल, ठीक है। इसको उन्होंने और तोड़ दिया, 2A 2B, ठीक है। 2A क्या है, अर्ली फेज, 2B क्या है, लेट फेज। 20 से 200 पेशेंट, 50 से 300 पेशेंट, ठीक है। पहला वाला मल्टी सेंट्रिक नहीं है, दूसरा वाला मल्टी सेंट्रिक है, ठीक है। 2A सिंगल ब्लाइंड होगा, सिंगल ब्लाइंड होगा, और 2B जो है डबल ब्लाइंड होगा। ये RCT भी होता है, तो फेज 2 में भी RCT होता है। तो जो इसमें इन लोगों ने दिए हुए हैं डिजाइन्स, वो जो डेविटा में दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डेविटा में दिया हुआ है सिंगल एजेंट डिजाइन, बास्केट डिजाइन, कॉम्बिनेशन रेजिमेंट डिजाइन और रैंडमाइज फेज 2 ट्रायल्स, ठीक है। तो सिंगल एजेंट डिजाइन क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई कंट्रोल आर्म नहीं रखी, उन्होंने दवाई दी, ट्यूमर देखा, उस पर रेसिस्ट क्राइटेरिया लगाया, जितना ट्यूमर घटता गया उतनी उसकी एफिकेसी होती गई। तो उन्होंने बेसिकली, कोई भी इम्यूनो में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स रेट दिखते हैं ना। तो आपको याद होगा जब हमने इम्यूनो पढ़ी थी, तो हम जो भी फेज 2 ट्रायल बढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे, फेज 2 ट्रायल में रिस्पॉन्स दिखते हैं, क्योंकि आप कोई कंपैरिजन नाम नहीं रख रहे हो, आप ओवरऑल रिस्पॉन्स देखते हो। तो जब भी आप फेज 2 ट्रायल लिखते हो तो आप उसमें एक ही चीज लिखते हो, ओवरऑल रिस्पॉन्स, और वो ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसे मिलते हैं, रेसिस्ट क्राइटेरिया से। सो सिंगल एजेंट स्टडी को कैसे करते हैं, यू पुट द रेसिस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। एक्यूरल प्लान क्या है कि आप जो है 2 स्टेज डिजाइन करते हो। ये 2 स्टेज डिजाइन क्या है, पहले स्टेज में आपने क्या किया, आपने N1 नंबर ऑफ पेशेंट्स लिए, ठीक है, उनको ये दवाई दी। पहले स्टेज में क्या देखा, उन N1 में से R1 नंबर ऑफ पीपल हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस, ठीक है। फिर उनमें से देखा कि किन लोगों में जो है मोर देन R1 रिस्पॉन्सेज हैं और किन पेशेंट्स में जो है लेस R1 रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। फिर और पेशेंट जो है, और पेशेंट लाए उसके अंदर, ठीक है। और पेशेंट जब लाए तो उसमें देखा, लगा लो, और n नंबर ऑफ पेशेंट्स उन्होंने देखे, और n नंबर ऑफ पेशेंट्स दे हैव अक्यूर्ड, मतलब और
उन्होंने अक्योर कर लिए पेशेंट्स, ठीक। तो जो लोगों में R/N रिस्पॉन्स अगर आया, ठीक है, तो यू विल कैरी फॉरवर्ड विद द ट्रायल की इन लोगों में रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन जिन लोगों में लेस देन R/N रिस्पॉन्स आएगा यू विल नॉट कैरी फॉरवर्ड विद द ट्रायल, ठीक है। तो ये है सिंगल एजेंट। दूसरा है बास्केट डिजाइन। बास्केट क्या होता है? बास्केट डिजाइन होता है जो मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, इट इज लाइक अ टोकरी जिसमें बहुत सारी डिजीजेस हैं और ऊपर से आपने एक एजेंट डाल दिया, ठीक है। तो वो टोकरी में जिसमें बहुत सारे डिजीजेस है, उसमें कॉमन क्या है? एक कॉमन जेनेटिक ऑल्टरेशन, जैसे HER2, ठीक है। HER2 बहुत सारे में होता है ना, ईसोफेगस में, ब्रेस्ट में, गैस्ट्रिक में, ठीक है। तो इट इज नॉन रैंडमाइज्ड based on a genomic alteration rather than a histopathology. It is not histopathology based, it is a genomic alteration based, ठीक है। और इसमें आपने कोई एक ड्रग जो है स्टडी की। तो सिंगल एजेंट डिजाइन, बास्केट डिजाइन, कॉम्बिनेशन रेजिमेन डिजाइन। इसमें क्या है? आपने कोई कीमो के साथ एक और एजेंट जो है वो ऐड करके, ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू स्टडी इट। सो कंपैरिजन ऑफ अ सेट ऑफ कंट्रोल पेशेंट्स मैच्ड and they are treated and they are compared with the same institution, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट्स को एक कीमोथेरेपी मिलती थी, लेट्स से लंग कैंसर को आप दे रहे थे, कार्बोपैक्ली दे रहे थे। एक नया ट्रायल आया, आपने क्या किया? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट्स को कार्बोपैक्ली तो दे ही रहे थे, उनका रिजल्ट आपको पता था। कार्बोपैक्ली के साथ आपने एक सेट ऑफ पेशेंट्स को थोड़ी सी और ड्रग देनी शुरू कर दी, लेट्स से ड्रग X। तो आपने जो है कंपैरिजन किया सेट ऑफ कंट्रोल पेशेंट्स ट्रायल में रैंडमाइजेशन करते हैं, वैसे फेज 2 ट्रायल्स में रैंडमाइजेशन किया। तो ये क्या है? फेज 2 ट्रायल्स के डिजाइन्स हैं, ठीक है। तो ये मैडम ने क्या लिखा है वो मुझे नहीं समझ आया, डेविटा में ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर फेज 3 ट्रायल। फेज 3 ट्रायल क्या है? थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल। ये ओवरऑल एंड रिलेटिव थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ ड्रग, एफिकेसी, सेफ्टी और ऑप्टिमल डोजेज शेड्यूल। बेसिकली क्या करते हैं? कितना सेफ है और क्या क्या एडवर्स रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। इसमें क्या है? प्रोसीजर क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप, लार्ज स्केल मल्टी सेंट्रिक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स एंड डबल ब्लाइंड पैरेलल, एवरीथिंग ऑपोजिट टू फेज 1, ठीक है। सो सैंपल इसमें जो है पेशेंट्स विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टारगेट अप्रोच रहती है कि कोई आपका एक ड्रग है वो आप जो है देके देखते हो। साइज जो है 1000 to 5000 पेशेंट्स और बहुत सारे साल लगते हैं उसमें, तो 6 months, 2 years एंड मेनी years, ठीक है। सो एंड पॉइंट्स क्या है? क्या क्या आप एक ड्रग में क्या क्या देख सकते हो? कंप्लीट रिग्रेशन कब तक हो रहा है, डिजीज फ्री सर्वाइवल क्या है, ओवरऑल सर्वाइवल क्या है, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल क्या है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या है। यही सब आपके एंड पॉइंट्स होंगे किसी भी दवाई के लिए, ठीक है। रैंडमाइजेशन करोगे, रैंडमाइजेशन कैसे कर सकते हो? सिंपल रैंडमाइजेशन, कॉम्प्लेक्स रैंडमाइजेशन। तो सिंपल रैंडमाइजेशन में क्या होता है? कॉइन कर लिया, हेड जाए किसी और को किसी एक ग्रुप में डाल दिया, टेल जाए किसी और ग्रुप में डाल दिया, डाइस मेथड से, कंप्यूटर जनरेशन से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कार्ड से कि किसका क्या कार्ड है उसको उस ग्रुप में डाल दिया, लॉटरी मशीन से। कॉम्प्लेक्स में क्या है? ब्लॉक रैंडमाइजेशन। सो 8 पीपल्स आर randomized to one group, another 8 to another group. So stratified randomization की एक एज ग्रुप को आपने किसी और में डाला। So these are all randomization methods. एडवांटेजेस क्या है? सिलेक्शन बायस कम हो जाता है, परफॉर्मेंस बायस कम हो जाता है, असेसमेंट बायस कम हो जाता है एंड रैंडमाइजेशन इज गोल्ड स्टैंडर्ड। डिसएडवांटेज क्या है? ये सब करने में टाइम और पैसा लगता है, ठीक है। और एक जनरलाइज्ड इफेक्ट आता है, इसको कहते हैं वॉलंटियर इफेक्ट, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, ठीक है। एंड रैंडमाइजेशन की एक्सेप्टेबिलिटी आने में प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो रिफ्यूज कर दे। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डज नॉट इंश्योर मेडिकली इक्वल ग्रुपिंग। सो टास्क फॉर क्लिनिकल ट्रायल में क्या है? एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना है, उसके लिए एक ड्रग बनानी है, ड्रग की लिमिटेशंस डिफाइन करनी है, नया ड्रग टेक्नोलॉजी बनानी है, एक ट्रायल बनाना है जिसमें आपको स्टैंडर्ड ऑफ केयर और न्यू ड्रग को कंपेयर करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाना है, प्राइमरी सेकेंडरी आउटकम डिटरमाइन करने हैं, ट्रायल का आउटकम डिटरमाइन करना है, उसका प्रोटोकॉल बनाना है, कंसेंट लेना है, फिर प्रेजेंटेशन बना के देनी है। ये क्या है? टास्क फॉर क्लिनिकल ट्रायल। और क्लिनिकल ट्रायल का प्रोटोकॉल क्या है? जो हमारी थीसिस का प्रोटोकॉल होता है। थीसिस का टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, गोल्स, स्टडी डिजाइन, डाटा एनालिसिस, ठीक है। फिर वही है, आप पेशेंट का एलिजिबिलिटी देखोगे और उसका कंसेंट लोगे, उसको रैंडमाइज कर दोगे, एक को कंट्रोल दोगे, एक को टेस्ट रख दोगे, ठीक है। इसमें जो कंट्रोल होता है वो भी 2 टाइप का होता है, इंटरनल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है?
इंटरनल कंट्रोल होता है कि आपने पेशेंट को कुछ नहीं दिया या फिर प्लेसिबो दिया या फिर डोज रिस्पॉन्स ही देखा उसका, मतलब बेसिकली आपने उसको कुछ और नहीं दिया, कुछ प्लेसिबो या नो ट्रीटमेंट टाइप दिया। एक्सटर्नल कंट्रोल क्या होता है कि या तो आपने पहले कुछ और दे रखा था, उससे कंपेयर करके देखा, या फिर आपने साथ साथ कुछ और दिया है। बेसिकली अब व्हेन कितना यू आर बचा है कंपेयरिंग, भाई? मैं रुक सकती हूँ जब भी बोलो, इसके बाद रुक जाती हूँ क्योंकि इसके बाद सारा स्टार्ट्स है। कल कर लेती हूँ, स्टार्ट्स है। थैंक यू। कौन सा है नोट्स, कौन से थे? ये जनरल ऑन्को